हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आने वाले सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे यहाँ पे मैं विद एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 आपकी चुटकियों में सोल्व आउट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y where x elements belonging to the set A and y element belonging to the set B। हमें क्या करना है, पहले एक एलिमेंट ए सेट से उठाना है और दूसरा एलिमेंट हमें बी सेट से उठाना है। उन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते जाएंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बन जाएगी। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी की फॉर्म में हम इसको राइट डाउन करते हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5। तो सेट ए के अंदर दो एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर तीन एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर वो कितने होंगे बच्चों। यहां पे 2 एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, अगले सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो 2 3 जा 6। तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे यहां पे बनके तैयार होंगे। कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखो। हमने क्या करना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी, इसका पहला ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, हमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लेना है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से लेना है। तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया 1, यहां से हमने सेकंड एलिमेंट ले लिया 3। फिर हमें क्या करना है, 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 1 का 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। बन गए 3 ऑर्डर्ड पेयर। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, फर्स्ट सेट से 2 है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ और फिर 2 का 5 के साथ। तो इस प्रकार से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यही तो मैंने बताया था। तो जितने भी दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनकी प्रोडक्ट कर लेंगे, उससे हमारे निकल के आ जाएंगे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन के तैयार होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी विद एग्जांपल। अब हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रिलेशन होता क्या है, उसके अंदर हमारी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से हम उनको क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। तो रिलेशन का अगर मैं सोशल लाइफ से रिलेट करके अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से रिश्ता। हमारा जैसे अपने फादर मदर से रिश्ता है, बहन भाई से रिश्ता है, नाना नानी चाचा चाची से रिश्ता है। अब यहाँ पे मैथ के अंदर वही चाचा चाची नाना नानी तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेट है। तो एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हम किससे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं, रिलेशन से। अब देखो यहां पे लेट ए एंड बी टू सेट्स देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। यहां पे क्या कहा है बच्चों, अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या है, मैंने इस लाइन को लिखा है, आर जो रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इस चीज को मैं यहां पे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपके पास मान लो बच्चों दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट है 1 4 9 16। देन द रिलेशन आर, रिलेशन क्या दे रखा है, ए और बी की फॉर्म में, भाई ध्यान से देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ए टू बी रिलेशन हमारा किस प्रकार से है, x, y सच दैट कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो x एलिमेंट होगा वो कहां से होगा बच्चों, सेट ए से होगा, और y एलिमेंट जो होगा वो हमारा किससे होगा, सेट बी से होगा। तो हमारा y एलिमेंट कैसे निकलेगा, ये हमें रिलेशन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से।
यहां पे दे भी रखा है कि y बिलोंग्स टू बी सेट एंड x बिलोंग्स टू ए सेट। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू पुट करो। यहां पे x की वैल्यू मैंने मान लिया 1 पुट की, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट की, तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर मैंने x की वैल्यू क्या पुट की 3, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 4 पुट की, तो 4 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। समझ में आई बात। x की वैल्यू मैंने पहले क्या पुट की 1 इस रिलेशन के अंदर, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, फिर 3 पुट की, फिर 4 पुट की। रिजल्ट क्या मिल गए मुझे, y की वैल्यू 1 मिली, y की वैल्यू 4 मिली, y की वैल्यू 9 मिली, y की वैल्यू 16 मिली। तो मेरे जो ऑर्डर्ड पेयर बने भाई रिलेशन के, वो कौन कौन से बने, ध्यान से देखो। x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या मिली 1 मिली। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट की, तो y की वैल्यू 4 मिली। फिर x की वैल्यू 3 पुट की, तो y की वैल्यू 9 मिली। फिर x की वैल्यू 4 पुट की, तो y की वैल्यू मुझे 16 मिली। यही तो ऑर्डर्ड पेयर मिले, किसके, रिलेशन के। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि a और b की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे, बनाने लग जाओ एक बार। अगर मैं बनाने लगूं यहां पे, तो 4 4 जा 16 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। किसके, पहले 1 का इनके साथ बनेगा 1 1, फिर 1 4, फिर 1 9, फिर 1 16, फिर 2 के साथ बनेगा 2 1, 2 4, 2 9, 2 16 बनेंगे या नहीं। फिर हमारा किसके साथ बनेगा 3 1, 3 4, 3 9, फिर 3 16, और लास्ट में क्या बनेगा बच्चों 4 1, 4 4, 4 9 और 4 16। ये हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार होंगे या नहीं होंगे, 16 होंगे। अब मैंने क्या कहा था कि जो रिलेशन होगा ना, वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब ध्यान से देखो, ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर इसमें लाई कर रहे हैं या नहीं, 1 1 भी लाई कर रहा है, ये रहा हमारा 1 1, 2 4 ये रहा, 3 9 ये रहा, 4 16 ये रहा। तो ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर हमारे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रिलेशन जो होगा हमेशा सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ये चीज आपको समझ में आ गई, कैसे हमें रिलेशन से यहां पे अपना सेट्स बनाना है और किस प्रकार से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, वो चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई होंगी। बाकी इजी इजी से रिलेशन आएंगे। कई बार यहां पे आ जाता है कि y इक्वल टू क्या है x माइनस 2, ये रिलेशन दे रखा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा हो, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स दे रखा हो। सिंपल सिंपल से रिलेशन आपको यहां पे एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे क्या टॉपिक आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर n। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपना नोट डाउन कर लेना इसको। ऐसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बना के लिख रखे हैं। यहां पे क्या कहा है, अगर मान लो आपके पास दो सेट है ए और बी, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो होंगे ना, वो हमेशा किससे डिनोट होंगे भाई 2 की पावर n से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये n क्या होता है, यहां पे बताया है मैंने, n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। अभी अभी हमने लास्ट पेज पे देखा था ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे यहां पे कितने एलिमेंट्स थे भाई 16 एलिमेंट्स थे। तो यहां पे 2 की पावर 16 हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब उससे आगे आता है हमारा मेथड्स ऑफ राइटिंग ए रिलेशन, कि हम रिलेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारे पास जैसे क्लास 11th में था, सेट को लिखने के दो तरीके थे, एक तो रोस्टर फॉर्म थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी। सेम वही मेथड हमारे यहां पे है किसी भी रिलेशन को राइट डाउन करने के। तो देखो क्या है, ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन रोस्टर फॉर्म और इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, जो हमारी वर्ड्स की फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और जो हमारी एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखी जाती है उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब देखो क्या है, मान लो आपके पास दो सेट है ए और बी सेट, देन द रिलेशन आर। रिलेशन एक तो ऐसे लिखा जाएगा कि ए और बी के बीच में रिलेशन कैसे है कि x, y
सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y एलिमेंट जो है सेट बी से लिया जाएगा, x एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। तो इस टाइप में लिखा हुआ हमारा रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। और इनका हम ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाते हैं तो क्या बना था भाई, 1 1 2 4 3 9 4 16। तो ये हमारी फॉर्म क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहां पे ध्यान से देखो और क्या दे रखा है, क्लास 11th का ही टॉपिक है, डोमेन, रेंज और को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। कि किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और को डोमेन क्या होगी। बड़ी सिंपल सी भाषा में मैंने यहां पे लिख रखा है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन। अब हमारे पास रिलेशन क्या था, ये रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आए थे भाई। इसके अंदर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर है। इन चारों ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो इस क्वेश्चन के अगर अंदर मैं बात करूं तो डोमेन के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे भाई, जल्दी सोचो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये क्या हो गई हमारी डोमेन ऑफ द रिलेशन। फिर बात करेंगे रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ ए रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई, 1 4 9 और 16। 1 4 9 और 16 ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगी, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लिया कोई भी एक रिलेशन आर है ए सेट का बी के साथ, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या होंगे, हमेशा सेट बी के सारे एलिमेंट। तो यहां पे क्या होंगे, ध्यान से देख लो, बी सेट। अब यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, बी सेट पकड़ेंगे 1 4 9 16, 1 4 9 16। यहां पे मान लो कोई और एलिमेंट भी होता, 17 भी होता, तो वो कोडोमेन के अंदर आ जाता। क्लियर बात है, समझ में आ गया। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन हमेशा क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगी हमारी उसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, रेंज के अंदर हमारे सेकंड एलिमेंट होंगे, और कोडोमेन के अंदर जो हमारा सेट बी होगा जिसका ए का बी के साथ रिलेशन है, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कोडोमेन में आ जाएंगे। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज से देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। हमारे पास रिलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको विद एग्जांपल यहां पे समझते चलेंगे, तभी आपके माइंड के अंदर बिल्कुल इजीली सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन जो खाली होता है, वॉइड होता है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन इफ रिलेशन इक्वल टू नल या फिर रिलेशन इक्वल टू फाई। अब फाई का मतलब पता है आपको, सेट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना बने उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 7 और 11, और रिलेशन क्या दे रखा है ए और बी के बीच में कि b माइनस ए इज एन इवन नंबर। ए जो एलिमेंट है वो सेट ए से उठाना है और बी एलिमेंट जो है सेट बी से उठाना है। अब भाई हमें क्या करना है, बी और ए एलिमेंट्स के बीच में हमें डिफरेंस देखना है कि इवन नंबर आना चाहिए। देखो ध्यान से, 7 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों तो कितना आएगा, 5 आएगा। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो मेरे पास 7 आ गया। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। 11 में से मान लो मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, ये रिजल्ट। क्या ये रिजल्ट कोई इवन नंबर आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा है। तो रिलेशन जो होगा हमारा, यहां पे रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, तो वो क्या रह जाएगा, यहां पे नल रह जाएगा, खाली रह जाएगा, कोई भी हमारे पास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। कि किस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ए रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल if each element of set A is related to every element of set B।
अगर मान लो आपके पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी के साथ रिलेट करते हैं, आपस में कॉन्टेक्ट रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब कैसे देखो, ए के अंदर एलिमेंट है 1 3, बी के अंदर है 5 7 9, और रिलेशन क्या दे रखा है कि बी माइनस ए इज एन इवन नंबर, कि अगर बी और ए का हम डिफरेंस देखते हैं तो इवन नंबर निकल के आता है। तो देखो पहला 5 का और 1 का डिफरेंस देखेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। फिर 5 का और 3 का डिफरेंस देखो 2 आया, दोनों इवन नंबर आ गए। फिर ऐसे ही हम 7 का 1 का देखेंगे, इससे हमारा इवन नंबर आ गया। फिर 7 माइनस 3 किया, फिर भी इवन नंबर आ गया। फिर 9 का 1 के साथ रिलेशन देखेंगे 8 आ गया, और 9 का 3 से रिलेशन देखेंगे 6 आ गया, यहां से भी इवन नंबर आ गया। तो इसके सारे एलिमेंट इसके साथ हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे दोनों के दोनों सेट क्या कहलाएंगे, हमारे यूनिवर्सल रिलेशन फॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ गया कि एक सेट दूसरे सेट के साथ अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट बात करती है हमारी थर्ड वाला, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एंड बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ बोथ द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर सेम। अगर ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेम आ जाए रिलेशन के अंदर, तो उस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। कैसे, ए सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए कोमा बी, सच दैट कि ए इक्वल टू बी, कि जो एलिमेंट हम ए से पिक करें वही एलिमेंट हमें बी से पिक करना पड़ेगा, दोनों एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए। ए जो है सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी जो है वो सेट बी से एलिमेंट उठाना है। तो देखो भाई रिलेशन के अंदर क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, यहां से मान लो हमने बच्चों 1 उठा लिया, तो दूसरे सेट से भी हमें क्या उठाना पड़ेगा, 1 ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए। ए क्या था, फर्स्ट वाले सेट से एलिमेंट, और जो स्मॉल बी है वो क्या है, सेकंड वाले सेट से एलिमेंट, तो 1 1 का पेयर बन गया। अब मैं यहां पे सोचूं कि 1 का 2 के साथ पेयर बना दूं, क्या 1 हमारा 2 के इक्वल है, नहीं है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें किसका पेयर बनाना पड़ेगा, 2 और 2 का, ऐसे ही 3 और 3 का, और 4 और 4 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। दूसरा और क्या रिलेशन हो सकता है, ऐसे दे देता, मान लो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो हमें ऐसा रिलेशन कैसे बनता है हमारा, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी तो हमारा a माइनस बी 0 हो सकता है। तो तब भी हमारा क्या बन जाता है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता। क्लियर बात है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 4 जो आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इन तीनों रिलेशंस के बेस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। देखो विद एग्जांपल समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो अगर आपने ये पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया तो। देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है भाई, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, तो आपकी इमेज आपके सामने फॉर्म हो जाती है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्सिव इमेज। ऐसा ही कुछ यहां पे देखने को मिलेगा आपको। A relation R in a set A is called reflexive if every element of A is related to itself. अगर A सेट के सारे एलिमेंट आपस में उससे ही रिलेट करें तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, अगर रिलेशन के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में बनते हैं, A कोमा A, B कोमा B, C कोमा C, ऐसे, तो वो हमारा रिलेशन कहलाएगा बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ए सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, कोई भी एक रिलेशन दिया मिलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, और हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से बन के आ जाए 1 1 2 2 3 3 4 4 एज लाइक आइडेंटिटी रिलेशन, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। बिल्कुल इजी था। अगर मान लो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेम निकल के आए तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर मान लो रिलेशन में ऐसे आ जाता 1 2 2 3 4 1 ऐसे,
तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि जो वैल्यू पुट की है वही हमें वैल्यू रिजल्ट में मिलनी चाहिए, रिलेशन में मिलनी चाहिए, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। कि हम ऑर्डर्ड पेयर बनाए रिलेशन से और हमारे इस प्रकार से रिलेशन मिल जाए, ए कोमा बी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ जाए और इसका उल्टा बी कोमा ए भी हमारा जो है रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कह सकते हैं भाई सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो कैसे करेंगे। मान लो सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, कोई रिलेशन हमने इन पे इंप्लीमेंट किया, लागू किया, और हमारे पास रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बन के आ गए भाई 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। इनका उल्टा भी यहां पे पॉसिबल है, 1 2 मिला उसका उल्टा 2 1 भी मिल गया, 2 3 मिला 3 2 भी मिल गया, 1 3 मिला 3 1 भी मिल गया। तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अब लास्ट बात आती है भाई ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा? ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए और सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। देखो समझो इसको, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारा रिलेशन के अंदर, बी कोमा सी कोई हमारा रिलेशन के अंदर बन गया। अब ए और बी रिलेशन से बन रहा है, बी और सी रिलेशन से बन रहा है, तो ए और सी भी हमारा क्या होना चाहिए? रिलेशन के अंदर बन के आना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। देखो कैसे, सेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, यहां पे पहला ऑर्डर्ड पेयर बना भाई 1 और 2 का, फिर बन गया 2 और 3 का, तो हमारा देखो 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कौन सा नहीं है? 1 और 3 नहीं है, तो 1 और 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर अगर बन के आ गया तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह देंगे, ठीक है? अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गई होगी तीनों, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अगर नहीं समझ में आई है तो थोड़ी सी वीडियो पीछे कीजिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को दोबारा समझ लीजिए। अब लास्ट बात आती है भाई इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, अगर कोई ऐसा रिलेशन आपको मिल जाए एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि वो आपका रिफ्लेक्सिव भी निकल आए, ये कंडीशन भी फुलफिल कर दे, सिमेट्रिक की भी कंडीशन फुलफिल कर दे और ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी फुलफिल कर दे, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्लियर? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में रख देते हैं। समझ में आ गया यहां तक? अब एक एग्जांपल लेंगे प्यारा सा, उस एग्जांपल से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है? तो हमने क्या किया यहां पे एग्जांपल के लिए, एक सेट ए ले लिया भाई, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स मिले 1 2 3, ठीक है? कोई भी हमें एक XYZ रिलेशन दे रखा है, कोई रिलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा मतलब आपस में ए और बी सेट्स के एलिमेंट का या फिर ए सेट के एलिमेंट में ही रिलेशन आपको गिवन मिलेंगे। उससे मान लो आपने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया भाई, एक बार तो ये ऑर्डर्ड पेयर बना लिए, कोई दूसरा रिलेशन था उससे ऑर्डर्ड पेयर ये बन गए, तो दो हमारे यहां पे रिलेशन थे और दोनों से ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनके तैयार हो गए। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। ऐसे ही हमें इस रिलेशन को भी चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखो, इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, देन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 1 2 3। अब ए सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन सभी की डुप्लीकेट कॉपी, जो हम वैल्यू पुट करें वही हमारी यहां पे रिलेशन के अंदर नजर आनी चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहला एलिमेंट क्या है? 1, 1 की 1 के साथ कॉपी यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे देखो रिलेशन के अंदर 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 है भाई, ये रहा, और 3 3 भी है, तो 2 2 भी है और 3 3 भी है। इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं कि हमारी ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो रिलेशन क्या होगा? इज रिफ्लेक्सिव। बस ये लिखना है, आ गया ना समझ में?
ऐसे हमारे यहाँ पे पेयर 1 1 2 2 3 3 रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। टू चेक वेदर सिमेट्रिक और नॉट, हमें रिलेशन को चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमें कैसा ऑर्डर्ड पेयर देखना पड़ेगा, ये माइंड के अंदर रखना है। ए कोमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी हमारा रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कैसे, यहां पे आ जाओ, 1 कोमा 2 है, वो हमारा क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, 2 कोमा 1, चेक करो 2 कोमा 1 भी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2 कोमा 1 भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। ऐसे ही हम यहां पे ध्यान से देखें तो 1 3 भी है और 3 1 भी है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, 1 3 बिलोंगिंग टू रिलेशन, और इसका उल्टा 3 कोमा 1 भी हमारा क्या है, बिलोंगिंग टू रिलेशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। क्लियर बात है। अब लास्ट बात आ गई भाई ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसके लिए हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए सी भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 1 कोमा 2 देखते हैं यहां पे, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये रहा, देखो ध्यान से। फिर 2 कोमा 3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब इनमें कॉमन एलिमेंट देखो भाई, 2 कॉमन है, तो और किसका ऑर्डर्ड पेयर, 1 और 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 1 और 3 को चेक कर लेते हैं, 1 और 3 भी है रिलेशन के अंदर, तो 1 3 भी बिलोंगिंग टू रिलेशन है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अगर मान लो 1 कोमा 2 रिलेशन में मिल जाता, 2 कोमा 3 रिलेशन में मिल जाता, 1 3 नहीं होता यहां पे, तो हम लिख देते कि आर हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। अब मान लो एक और हमने रिलेशन लिया कोई, और उसके ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से बन गए। अब यहां पे बात करें 1 1 2 2 3 3 है, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है, पहली कंडीशन क्लियर। फिर बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा भाई, 1 कोमा 2 है तो 2 कोमा 1 होना चाहिए। यहां पे देखेंगे हम 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 नहीं है इसमें, 1 कोमा 3 है, 3 कोमा 1 भी नहीं है इसमें, 2 कोमा 3 है, 3 कोमा 2 भी नहीं है यहां पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बात, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिटिव जरूर होगा, 1 कोमा 2 है, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर है, ये कॉमन हो गया, तो 1 और 3 भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव जरूर हो जाएगा। पता लग गया ना सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट इसका उल्टा 2 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। ऐसे ही 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बट इसका 3 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं है। ऐसे ही हमारा 1 कोमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका उल्टा 3 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 1 पे चेक कर मत करना कि 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 भी यहीं पे है, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए होता है, ये हमारा ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के लिए मैंने बता दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आईआईटी जेईई हो या कोई भी एग्जाम हो, ये आपका सारा का सारा फुल कंसेप्ट था। आपको एग्जांपल्स भी, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।